हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूनिट नंबर 1 एलपीपी को और आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिंप्लेक्स मेथड। ये टॉपिक ज्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। एंड डिफिकल्ट क्यों लगता है? बिकॉज काफी लेंदी होता है। ओके, बाकी कुछ भी नहीं है। आपको स्टेप्स दिमाग में रखने हैं जो भी मैं यहाँ पर करवाऊंगी, एंड दैट्स इट। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर पूरा फुल लेंथ, एंड दूसरे क्वेश्चन को मैं कोशिश करूंगी कि या तो आपको होमवर्क में दूं या फिर थोड़ा खुद करवाऊं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने पीवाईक्यूज अच्छे तरीके से एनालाइज करे हैं और उसके बाद में एक बहुत बड़े कंक्लूजन पर आई हूँ। कंक्लूजन में अभी आपको नहीं बताऊंगी, एंड में बताऊंगी जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, सो दैट आप चीजें रिलेट कर पाओगे कि क्या कंक्लूजन है और किस बिहाफ पर वो कंक्लूजन लिया गया है। आपको सब समझ आएगा उस टाइम पर। अभी कुछ भी समझाऊंगी नहीं पल्ले पड़ेगा, इसलिए इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैं अभी आपको समझाऊंगी, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, एक और करवाऊंगी, वो आप ढंग से सुने, अच्छे तरीके से समझें। कोशिश करें कि सुनने पे ध्यान दें, ना कि लिखने पर। आपको अपने नोट्स बनाने हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आई अंडरस्टैंड, बट अभी नहीं, जब मैं सॉल्व करवा रही हूँ। वो बात की बात है, वो आप बाद में कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपका पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस सिर्फ समझने पर होना चाहिए, बिकॉज इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपकी पूरी अटेंशन, आपका कंसंट्रेशन। एक बार आपका ध्यान इधर से उधर गया, समझो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके हाथ से गया। ठीक है, थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़ा सा भी अटेंशन में कमी आपको पूरा क्वेश्चन खराब करवा सकते हैं। आपका आंसर नहीं आएगा। मैं आपको पहले बता रही हूँ कि नहीं आएगा आंसर, बेशक कुछ भी कर लेना, कुछ भी। ठीक है, सो मेक श्योर पूरी अटेंशन मेरे को यहाँ पर चाहिए। क्लियर? एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो आपको दिमाग में ये चलाना है कि उन्होंने पहला स्टेप क्या करा, उसके बाद कौन से स्टेप पर आई। तो एक होता है ना, पूरी सीरीज दिमाग में चलाती जानी है जिससे कि आपको स्टेप्स याद हो। क्लियर हुई मेरी बात? अब चलिए, सबसे पहले एक बात यहाँ पर लिखी हुई है, बड़े ध्यान से देखेंगे। PYQ 23 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द सिंप्लेक्स मेथड इन लीनियर प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग इट्स बेसिक स्टेप्स एंड हाउ इट इज यूज्ड टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। क्या इस क्वेश्चन में आपको कहीं से कहीं तक कोई न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है? आई गेस इतने समझदार आप सभी हैं कि आपको कोई यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पे बोला है कि आपको बेसिक स्टेप्स दिखाने हैं जिसके बिहाफ पर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू। तो स्टेप्स आपको डिस्कस करने, यही मतलब हुआ। ठीक है, मामूली इंसान की भाषा में बात करें तो स्टेप्स आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। जब तक आप एक क्वेश्चन सॉल्व ना कर लें, जब तक आप ये ना पता लगा लें कि भैया क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, कौन से स्टेप होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। राइट? है ना? एम आई राइट और आई एम राइट? ठीक है ना? तो ये आपका क्वेश्चन आया था 7.5 मार्कर में। ठीक है जी, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब इसको भूल जाओ, इस क्वेश्चन को भूल जाओ, बिल्कुल साइड बाय कर दो। अब आपने इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करना सीखना है, सो दैट आप इस क्वेश्चन के लिए तैयार हो सकें। मेरी बात क्लियर है हुई? अब चलिए बड़े ध्यान से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को हमें सिंप्लेक्स मेथड के जरिए सॉल्व करना है। ठीक है जी, सॉल्यूशन नंबर 1, हमें ये जो इक्वेशन गिवन है मैक्सिमम करना है z इज इक्वल टू 3x1 प्लस x2। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ना, जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में समझाया हुआ है, पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस करा हुआ है कि z इज इक्वल टू 3x1 प्लस x2। ये क्या है? ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। दिस इज नथिंग बट योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसे कभी मिनिमाइज करना आ सकता है, कभी मैक्सिमाइज करना आ सकता है। अब जो सिंप्लेक्स मेथड है उसकी खासियत है दोस्तों, वो खासियत क्या है? आपको ये चीज अपने दिमाग में रखनी है, हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज का होना चाहिए। अगर मिनिमाइज है तो आपको कन्वर्ट करना होगा मैक्सिमाइज में, बिकॉज मिनिमाइज के क्वेश्चन को हम एंटरटेन नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हुई? वी ऑलवेज हैव टू कन्वर्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इनटू मैक्सिमाइज वन। मिनिमाइज को नहीं कर सकते सॉल्व, ये बात गांठ बांध लो। ठीक है, मैक्सिमाइज का क्वेश्चन ही होना चाहिए। सेकेंड चीज, जितने भी हमारे कॉन्स्टेंट्स गिवन होते हैं, कॉन्स्टेंट्स मतलब लिमिटेशन, जो कि मैंने आपको बताया था, दीज आर योर कॉन्स्टेंट्स। ये क्या है? ये और कुछ नहीं, ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। ये हमेशा किस फॉर्म में होने चाहिए? इनकी जो इनइक्वालिटी है वो कौन सी होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू।
पढ़िए यहाँ पे ध्यान से, ऑल कॉन्स्टेंट्स ऑफ इक्वेशन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू। अगर ये मोर देन इक्वल टू का केस हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू का केस हुआ सॉरी, तो आप उसको एंटरटेन नहीं करोगे। सबसे पहले आपको उसको ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मेरी बात क्लियर हुई? कौन सा साइन हमें हमेशा चाहिए? हमें दो चीजें हमेशा चाहिए। पहली हमें चाहिए कि क्वेश्चन हमारा मैक्सिमाइज का हो, और दूसरी हमें चाहिए कि लेस देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी होनी चाहिए। ये हमारे पास सबसे बड़ा पॉइंट है, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठना, आंसर नहीं आएगा। क्लियर हुई बात? अब बड़े ध्यान से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखो कि आपके कॉन्स्टेंट में लेस देन इक्वल टू के अलावा कोई इनइक्वालिटी है? मेरे को क्लियरली पता चल रहा है कि जी हाँ बिल्कुल है। कौन सी है? हमारी सेकंड वाली, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है इसके अंदर, तो हमें इसको चेंज करना होगा। कैसे करेंगे? -x1 -2x2 जो पहली हमारी इक्वेशन है, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू का साइन अपने पास रखती है। दूसरे में दिक्कत है, कैसे चेंज करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो -1 से दोनों साइड्स को, ठीक है। जब भी हमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो मैं यहाँ पे पहले इक्वेशन रखती हूँ, पहला क्वेश्चन है तो बड़े तरीके से सॉल्व करवाऊंगी, कोशिश यही रहेगी मेरी। Since it is having a greater than equal to sign, we have to convert into less than equal to। तो कैसे करोगे? मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ, या बाय कर दो, बोथ साइड्स बाय -1। क्लियर? हमने -1 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3x1 और यहाँ पर आ जाएगा +5x2 लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि हम मल्टीप्लाई जब हमने करा -1 से दोनों साइड को करा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, तो बोथ साइड्स का मतलब दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करा, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। क्लियर हुई मेरी बात? अब बड़े ही ध्यान से सेकंड स्टेप के ऊपर चलेंगे। सेकंड स्टेप हमारा क्या बोलता है? अगर आपको याद हो, अभी अभी हमने बात करी थी कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के टाइम पे हम अपनी लीनियर इनइक्वालिटी को चेंज कर देते हैं, इक्वेशन बना देते हैं, इक्वल टू के साइन की बात करते हैं। यहाँ पे भी हमें इक्वल टू का साइन चाहिए। कैसे इक्वल टू का साइन लेंगे? बड़े ध्यान से देखो, -x1 -2x2 ये हमारा लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब कि यहाँ पर इस वाले पार्ट में हमारे LHS में कुछ ना कुछ तो कमी है, इसलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन आया है। अगर मेरे को इन दोनों साइड्स को इक्वल बनाना है, LHS को और RHS को इक्वल बनाना है, तो मेरे को LHS में कुछ ऐड करना होगा। क्लियर हुई मेरी बात? कि हमारा LHS अभी छोटा है, उसमें कुछ ऐड करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू माय RHS। नाउ वेरी इजी, -x1 -2x2 क्या करूं मैं यहाँ पर? मेरे को फटाफट से बताओगे। यहाँ पे मेरे को प्लस करना पड़ेगा कुछ, तो मैंने +x3 कर दिया, और इक्वल्स टू में मैंने यहाँ पे ले लिया क्या? 5। क्लियर हुई मेरी बात? बात समझ आई? क्या करा मैंने? -x1 -2x2 +x3। मैंने +x3 क्यों लिया? बिकॉज आई हैव टू मेक देम इक्वल। क्लियर हुई मेरी बात? अब इसके बाद क्या करना है? दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ। वो क्या थी? ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दिस वॉज माई फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो, 3x1 मैंने एज इट इज लिखा, +5x2 मैंने एज इट इज लिखा। अब मेरे को पता है कि x3 तो ऊपर वाले ने ले लिया है, और मेरे को इक्वल इक्वल करना था, मैंने यहाँ पे 0x3 कर लिया। अब मेरे को पता है कि अभी भी ये मेरे 6 से छोटा है, तो मैं एक और अपने वेरिएबल को ऐड कर दूंगी जिसका नाम होगा x4। अब यहाँ पे x4 नहीं था तो मैंने यहाँ पे 0x4 कर दिया। क्लियर? हमेशा हर जगह सारे वेरिएबल शो करेंगे, तो 0x4 ऊपर कर दिया। अभी इक्वल्स टू हो गया मेरे 6 के। सेम स्टेप मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी को भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करा? इन दोनों को इक्वल इक्वल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़े ही ध्यान से एक चीज देखेंगे। अब हमारे पास एक z था, z मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, इसके अंदर भी तो चेंजेस लाने पड़ेंगे ना। तो z विल बी इक्वल्स टू 3x1 प्लस x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4। ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि हमने x3 और x4 को और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हमें यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा। क्लियर हुई मेरी बात? दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हो गए तैयार। क्लियर हुई मेरी बात? अब हमें क्या करना है? बड़े ध्यान से देखेंगे। अब बनती है हमारी एक टेबल।
वो टेबल बनाना सबको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना हो। क्लियर हुई बात? देखो, बिना टेबल के क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकता। सबसे पहले आप लिखेंगे CB, फिर आता है आपका XB, फिर आता है B, फिर जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास कितने वेरिएबल्स थे, बड़े ध्यान से देखेंगे, हमारे पास टोटल 4 वेरिएबल दिख रहे हैं, x1 x2 x3 x4। तो हम सिर्फ यहाँ पे वही लिखेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे। x2 x3, हियर इट इज x4। ये आपको समझ आया हमने क्या क्या चीजें ले ली? अब मेरे दोस्तों, ठीक है, बड़ी ध्यान से एक चीज को समझना, XB से शुरुआत करते हैं। XB मतलब जो हमने बेसिक वेरिएबल्स और इंट्रोड्यूस करे हैं। बेसिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? बेसिक वेरिएबल वो हैं जिनको हमने अपने आप से लिया है, इनको इक्वल करने के लिए। किनको अपने आप से लिया है? x3 और x4 को लिया है ना, तो हम कह सकते हैं x3, x4 आर नथिंग बट आर बेसिक वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि इनको हमने अपने आप से लिया है, क्वेश्चन में नहीं था। तो बेसिक वेरिएबल्स हमें पता चल गया क्या है। बेसिक वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पे XB के अंदर लिखना है। कौन थे हमारे बेसिक वेरिएबल्स? x3 एंड x4। बात क्लियर हुई? यहां तक कोई परेशानी, कोई समस्या? अब जो CB है ना, ये CB क्या बोलता है कि कोफिशिएंट चेक करो आपके बेसिक वेरिएबल्स का z के अंदर। क्या कहता है? कोफिशिएंट चेक करो आपके बेसिक वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। क्या इनके कोफिशिएंट है? 0 एंड 0। ठीक है, क्या है? 0 और 0। x3 का कोफिशिएंट भी 0 और x4 का भी 0। ये दोनों क्या थे? हमारे बेसिक वेरिएबल। तो हमें क्या चेक करना होता है? आपको CB के अंदर चेक एंड राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ, किसके कोफिशिएंट लिखने हैं? बेसिक वेरिएबल्स इन योर z, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके अंदर आपको चेक करके बताना है। पता चलिए CB क्या होता है, XB क्या होता है। अब आपको यहाँ पे फटाफट से कोफिशिएंट में क्या लिखना है? 0 एंड 0। हमेशा 0 0 ही होंगे ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहली टेबल, ये हमारी फर्स्ट टेबल है। फर्स्ट टेबल के अंदर x और x4 के हमेशा कोफिशिएंट 0 ही होंगे, बेसिक वेरिएबल नहीं है। तो इस चीज को याद रखना, कंफ्यूज नहीं। B क्या होता है? B आपका RHS होता है। B आपका क्या होता है? RHS। B क्या होता है? RHS। RHS माने के दिस इज योर RHS। ठीक है, यहां से देख लो या यहां से देखो, सबसे बेस्ट यहां से देखो। 5 एंड 6 इज योर RHS। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? बड़े अच्छे तरीके से लिख दो 5 एंड 6। क्लियर हुई बात? यहाँ पे 5 6 कैसे आया है? इट वॉज योर RHS, आपकी जितनी भी इक्वेशंस बनी थी। क्लियर हुई बात यहाँ तक? उसके बाद सबसे पहले अपनी पहली इक्वेशन पे जाओ जो आपने बनाई हुई है, ये देखो ये रही। अब ये जितने भी कोफिशिएंट है वो लिखते जाओ इनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे। -x1 था, मतलब यहाँ पे -1। x2 की वैल्यू क्या होगी? -2। x3 की 1 और x4 की 0। -2, 1 एंड 0। तो मैंने यहाँ पे लिखा -2, लिखा मैंने 1 और यहाँ पर मैंने लिखा 0। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब x4 देखो फटाफट से, इसके कोफिशिएंट क्या है? 3 5 0 एंड 1। 3 5 0 1 लिख दो यहाँ पे। 3 5 0 1। इतना समझ आया? यहाँ तक कोई परेशानी, समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इजी है ये। उसके बाद हमें एक निकालना होता है ZJ। ZJ क्या होता है? ZJ क्या होता है? ZJ के लिए आपको CB को मल्टीप्लाई करना होता है आपके x1 से, फिर x2 से, फिर x3 से, x4 से रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो CB B से मल्टीप्लाई, 0 इंटू -1। मैं किस किस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ? मैं इनको और इसको पहले मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 0 इंटू -1 0, प्लस का साइन, 0 इंटू 3 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले कॉलम में 0। क्लियर हुई मेरी बात? मैंने इसको कैसे कैलकुलेट करा, बड़े ध्यान से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहली बार के लिए। 0 इंटू -1 प्लस 0 इंटू में 3, तो आपका आ गया 0। क्लियर? x2 के लिए क्या करेंगे? 0 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 5, क्या आएगा? 0। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप सेम करोगे। 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, इट वुड बी 0। सिमिलरली यहाँ पर 0 इंटू 0
प्लस 0 इंटू 1 दैट विल बी 0। तो इस तरीके से आपको इस वाले कॉलम को इनसे मल्टीप्लाई करना होता है, फिर बाद में प्लस करके आपको लिखना होता है। 0 इंटू -1 0 प्लस 0 इंटू 3 0 ऐड कर दोगे तो ठीक है। इस तरीके से आपने ZJ को निकाल दिया। अब बड़े ध्यान से एक आपको और एलिमेंट निकालना होता है जिसको बोलते हैं CJ। अब CJ क्या होता है? CJ कोएफिशिएंट होते हैं किसके? आपके Z के, कोएफिशिएंट्स ऑफ Z मतलब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। Z के कोएफिशिएंट क्या है? 3 1 0 0। तो आपका Z CJ क्या हो जाएगा? 3 1 0 0। क्लियर हुआ? ZJ में मल्टीप्लाई करवानी थी और CJ के अंदर क्या है? कोएफिशिएंट है Z के। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, ZJ माइनस CJ कर सकते हैं, कीजिए। ZJ CJ करोगे तो 0 -3 -3, 0 -1 -1, 0 -0 0, 0 -0 0, -3 -1 0 0। क्लियर हुई मेरी बात? अब आपका एक स्टेप बोलता है कि अगर आप इस स्टेज पर आ जाओ तो आपको चेक करना होता है कि आपका ZJ माइनस CJ शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर ये सारी वैल्यू मेरी 0 या फिर पॉजिटिव होती तो मेरा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। क्लियर हुई मेरी बात? लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास दो नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ZJ माइनस CJ शुड नेवर बी 0। अब मेरे पास दो नेगेटिव वैल्यू है, इसमें से सबसे छोटी नेगेटिव वैल्यू कौन सी है? -3। तो ये -3 को मार्क करेंगे, ये हमारा क्या होगा? दिस विल बी आवर एंट्री एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा एंट्री एलिमेंट होगा, मतलब कि ये हमारा जो ये हमारी कॉलम है ये कहीं ना कहीं ऐड होगा। अभी मैं आगे की बातें नहीं बताती, इतना देखो कि ये आपका एंट्री एलिमेंट है, बात खत्म। क्लियर? ये क्या है? आपका एंट्री एलिमेंट। अब बड़े ध्यान से आगे बढ़ेंगे। एक और कॉलम बनता है जब हमारे यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है, क्योंकि आंसर तो हमें मिला नहीं, तो एक कॉलम यहाँ पे बनाते हैं मिनिमम रेशियो का। मिनिमम रेशियो में क्या करते हैं कि जो भी हमारा एंट्री एलिमेंट होता है वो उस वाली जो हमारी कॉलम होती है उसको हम डिवाइड करते हैं हमारे बी के साथ। ठीक है, बी डिवाइडेड बाय द कॉलम जहां पर हमारा एंट्री एलिमेंट आया। तो 5 डिवाइड बाय -1, 6 डिवाइडेड बाय 3। अगर यही x2 होता ना तो आप 5 डिवाइडेड बाय -2 करते, 6 डिवाइडेड बाय 5 करते। यही अगर x3 होता तो क्या करते? अगर x3 में हमारा एंट्री एलिमेंट होता तो आप क्या करते? 5 डिवाइडेड बाय 1, 6 डिवाइडेड बाय 0। यही हमारा एंट्री एलिमेंट यहाँ पर आता है x4 में, तो आप क्या करते? 5 डिवाइडेड बाय 0, 6 डिवाइडेड बाय 1। तो हमेशा b के साथ आपका डिवीजन, b को डिवाइड करोगे जो भी आपकी कॉलम होगी उसके साथ। क्लियर हुई मेरी बात? यहाँ पर हमारा एंट्री एलिमेंट कहाँ पर था? x1 में, तो b डिवाइडेड बाय x1, 5 डिवाइडेड बाय -1, 6 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? देखो पहली बारी में बहुत चीजें डिफिकल्ट लगेंगी, मैं खुद कह रही हूँ। ठीक है, मैं नहीं कह रही कि चीजें बहुत आसान है, मैं मान ही नहीं रही। जो सच है वो सच है, नहीं समझ आएगा इसलिए बैक करो, दोबारा से सुनो मैंने क्या कहा। एंट्री एलिमेंट मैंने फाइंड आउट करा, ये एंट्री एलिमेंट क्यों बना? क्योंकि ये सबसे छोटी नेगेटिव वैल्यू थी। -3 से छोटा तो कुछ भी नहीं है ना, इसलिए मैंने इसको एंट्री एलिमेंट ले लिया। फिर मैंने मिनिमम रेशियो निकालना शुरू करा। मिनिमम रेशियो कैसे निकालते हैं? जो भी एंट्री एलिमेंट जिस भी आपका कॉलम में होता है, जो भी वेरिएबल के अंदर आता है, जैसे x1 के अंदर था ये, तो x1 आप b को x1 से डिवाइड करते हो, 5 डिवाइडेड बाय -1, 6 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? अब हमारा मिनिमम रेशियो यहां से आया -5 और यहाँ पे आया 2। ठीक है, -5 एंड 2। क्लियर? बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी भी तरीके की? हमेशा जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी ना आप उसको इग्नोर कर दोगे। ठीक है, रिमेंबर, हमेशा नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करो और देखो कि जो पॉजिटिव वैल्यू है उनमें सबसे छोटी कौन सी है। अभी तो देखो 2 ही आपको दिख रहा, तो आप कहोगे कि हम 2 को ही अपना कंसीडर करेंगे। अगर यही हमारे पास एक और वैल्यू होती जिसका होता 10, तो आप फिर भी 2 लेते, क्योंकि हम सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा कौन सा एलिमेंट होगा? दिस विल बी आवर एग्जिट एलिमेंट। एग्जिट एलिमेंट मतलब कि ये वाली रो हमारे यहाँ से गायब होने वाली है। ये वाली रो मतलब गायब होने वाली, जहां पे भी एग्जिट एलिमेंट निकलता है। क्लियर हुई मेरी बात? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो। क्लियर? अब देखो हमें एक निकालना होता है हमारा की एलिमेंट। की कैसे निकालते हैं? ये यहां से चला
और ये यहाँ पे जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, देखो ये एग्जिट एलिमेंट था, यहां से लाइन गई, ये एंट्री था, तो ये बीच में कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 3 पर, तो 3 विल बी योर नथिंग बट योर की एलिमेंट। 3 क्या है आपका की एलिमेंट है। किसी भी दूसरी टेबल पर पहुंचने से पहले हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, हमारा की एलिमेंट, हमारा एग्जिट एलिमेंट, हमारा एंट्री एलिमेंट। ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए जब भी हम दूसरी टेबल पे आगे जाएंगे। आपको कब पता चला कि आपको दूसरी टेबल बनानी पड़ेगी, जब आपका zj माइनस cj एक नेगेटिव वैल्यू आया। अगर नेगेटिव नहीं आता, यही हमारा क्वेश्चन स्टॉप। जब ये सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, यही क्वेश्चन स्टॉप और हमारा काम खत्म, हमें आंसर मिल जाता। लेकिन नेगेटिव की वजह से हमें एक टेबल और बनानी पड़ेगी। तो सेकेंड टेबल, ये मान लो इट वाज योर फर्स्ट टेबल एंड यहाँ पर हम एक सेकेंड टेबल क्रिएट करेंगे। सेकेंड टेबल में भी आप सेम स्टेप, जितने भी आपने कॉलम यहाँ पे बनाए उस हिसाब से फटाफट से बनाते चले जाओ। सी बी, एक्स बी, बी, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर। क्लियर, ये हमने बना लिया। अब देखो एग्जिट एलिमेंट था कहां पर, यहां पर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने कहा था जाएगी, और एंट्री किसकी होगी, इस वाले कॉलम की। एंट्री एलिमेंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था, x1, मतलब इस वाली कॉलम की हमारी एंट्री होगी और ये वाली रो जाएगी। x4 किसके से रिप्लेस होगा, x1 से। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x3 को तो आप टच ही नहीं कर सकते, वो तो एज इट इज है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री किसकी हुई, x1 की, और गया कौन, x4, तो यहाँ पे आपने लिख दिया x1। क्लियर, यहां तक कोई डाउट, x3 एंड x1। अब बड़े ही ध्यान से अपने की एलिमेंट को देखो, क्या है 3। की एलिमेंट को कोशिश करो वो हमेशा 1 बन जाए। यहां पे मैं एक नोट लिख रही हूं, की एलिमेंट हमेशा इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। क्लियर हुई मेरी बात। यहाँ पे मैंने एक आपको नोट का पेज दिया था ना, देखो यहाँ पे हम एक पॉइंट को और ऐड कर लेते हैं कि की एलिमेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। नहीं होता 1 तो हमें बनाना होता है। यहाँ पे 3 है ना, 3 को 1 कैसे बना दोगे, 3 से डिवाइड कर देते तो 1 बन जाएगा। सबसे पहले 3 से डिवाइड करना सीखो। x1 है ना, x1 x4 की जगह x1 आ गया, ठीक है, x1 यहाँ पे रखो। ये जो चीजें हैं ये सारी चेंज हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि हमें 3 को 1 बनाना है। 3 को 1 कैसे बनाएंगे, जब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 को 3 से डिवाइड करा तो क्या आया, 1। मैं यहाँ पे कर देती हूँ, 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 1। देखते जाओ कहां से कहां चेंज कर रही हूँ, ठीक है। 6 को भी 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि जब डिवाइड होगा तो हर चीज डिवाइड होगी। 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, 2। क्लियर हुई मेरी बात। 5 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे क्या होगा, 0 था ना, तो 0 डिवाइडेड बाई 3 कर दो। यहाँ पे क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपकी एक लाइन तैयार होगी, आपकी रो तैयार हो गई। क्लियर। अब दूसरी चीज बड़े ध्यान से दिमाग में रखेंगे कि जो भी x1 के बाकी एलिमेंट्स होंगे, अब यहाँ पे तो सिर्फ x3 का ही है, वो आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब क्या, की एलिमेंट को 1 बनाओ और जो उसके ऊपर x1 में जितने बाकी एलिमेंट्स है उनको 0 बनाओ। इसको आप क्या बनाओगे, इसको आपको बनाना है 0, ठीक है, इसको आपको बनाना है 0। तो 0 कैसे बनाओगे, बड़े ही ध्यान से। ये तो 1 बन गया, ये पहले से -1 है, तो 1 प्लस ये -1 तो क्या हो जाएगा, 0। समझ रहे हो, 1 प्लस -1 इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, इसमें इसको ऐड कर दूंगी। अब जब ये वाला काम करोगे तो इसको भूल जाओ, ये किसी काम की नहीं है, इसको चेक करते जाना, इस वाले पार्ट को चेक करते जाना। क्लियर, इस वाली लाइन को देखते जाना। 1 -1 0, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लिख भी देती हूँ आप लोगों के लिए, x1 प्लस x3, ये कर रही हूँ मैं, ठीक है, x1 प्लस x3 कर रही हूँ। तो मैंने क्या करा, 1 प्लस -1 0 हो गया। अब ठीक इसी तरीके से 2 प्लस 5 करेंगे ना, सारे एलिमेंट्स लिख लो, सबसे बढ़िया x3 है ना, x3 यहाँ पे लिख दो सारे, 5 -1 -2 1 एंड 0 ऐसे लिख लो, ठीक है, अपनी इक्वेशन के लिए। और x1 में जितने वो भी लिख लो। यहां से b से लिखना शुरू करो, 2 1 5/3 प्लस 0/3 प्लस 1/3। 0/3 लिखने की जरूरत है, सीधा 0 लिख लेना। अब ऐड करते तो 5 + 2 7, ये हो गया 0, जो हमें चाहिए था 0। 5/3 प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब क्या होगा, माइनस। 5/3 -2 मतलब की एलसीएम ले लो, -1/3 आएगा। उसके बाद 0 + 1 1,
1/3। ये हमारी ये वाली रो भी तैयार हो गई। फटाफट से वैल्यू डालेंगे। 7 आएगा ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, सब कुछ इजी है। 7 0 -1/3, देन यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 1/3। ये हमने x3 की कॉलम को भी तैयार कर लिया। समझ आ गया कैसे करा? क्योंकि मेरे को क्या बनाना था, मेरे को इसको 0 बनाना था, -1 को 0 बनाना था, तो मैंने ये वाला काम करा। ठीक है, इक्वेशन समझ आ गई क्यों करा? बड़ा एक बार नहीं समझ आ रहा ना, मैं मान सकती हूँ कि पहली बारी में नहीं समझ आएगा, किसी को नहीं आ सकता पहली बारी में, तो पीछे करो, समझो, डिफिकल्ट ज्यादा नहीं है, हो जाएगा। 15 मार्कर में आगे तो क्या करोगे? ये 7.5 में आया हुआ है ना कि आपको सारे स्टेप्स बताने हैं, तो स्टेप्स के लिए सीखना पड़ेगा, चॉइस नहीं है हमारे पास, तो इसे समझो। ये समझ आ गया कैसे करना है। अब सीबी क्या था? सीबी कोफिशिएंट थे ना, बताया था। चेक एंड राइट द कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन जेड। अब एक्स तो 0 ही होगा ना कोफिशिएंट, ये z है, x तो 0 ही रहेगा। लेकिन अब x1 हम आ गया है, x1 का कोफिशिएंट क्या था? 3, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3। क्लियर? अब अपना फटाफट से zj बनाओ। zj कैसे बनाते हैं? zj के लिए आपको मल्टीप्लाई करवाना होता है। किसको मल्टीप्लाई करवा रहे थे हम? 0 इंटू 0। क्लियर? 0 0 सा 0, 3 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 0 सा 0 प्लस 3, 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, दैट विल बी 3। क्लियर हुआ? 0 को इससे मल्टीप्लाई करो, 0 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, 3 5। देखो, ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में करते जाओ जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना हो। 0 इंटू 1 प्लस 0 3 जा 0, तो यहाँ पे तो 0 ही आएगा। 0 3 और यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो 1। ये आपके zj की वैल्यू आएगी। कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ मल्टीप्लाई कराते गई हूँ सीबी को, पहले x1 के एलिमेंट से, फिर इसको इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से। क्लियर? अब यहाँ पे आपको क्या करना था? zj माइनस cj, zj माइनस cj। cj की वैल्यूज चलो यहाँ पे लिख लो, सीजे दोबारा से। सीजे क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ जेड, वो तो सेम ही रहेंगे, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। 3100 यहीं से उतार लो, सीजे तो सेम ही रहेंगे। अब जेड जे माइनस सीजे करो तो 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1। सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ गई कि नहीं आई? बड़े दिमाग से समझना, सारी वैल्यूज पॉजिटिव आई कि नहीं आई? हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है जेड जे माइनस सी जे शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मेरी ये सारी वैल्यूज ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रही है? नहीं कर रही? कर रही है। अगर यहाँ पे अभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू आती तो मेरे को एक टेबल और बनानी पड़ती, सेम स्टेप्स को मैं दोबारा रिपीट करती, लेकिन मेरे को वो थैंक गॉड नहीं सिचुएशन ऐसी आई और मेरा यही आंसर मेरे को मिल जाएगा। दैट मीन्स x3 की वैल्यू 7 और x1 की वैल्यू 2 आई। ठीक है, अब आपका स्टेप क्या चलना चाहिए? चलो ये यहाँ पे करो। ठीक है, आपका z जो क्वेश्चन में फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो क्या था? z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस x2। इसको हमें क्या करना था? मैक्सिमाइज करना था। ठीक है, कि हमारे पास क्वेश्चन था। x1 की वैल्यू यहां से क्या निकल कर आई? 2। b वाली वैल्यू को चेक करते हैं। x1 की वैल्यू क्या निकल कर आई? 2। तो मेरी x1 की वैल्यू आ गई 2। x2 की वैल्यू कुछ हमें नहीं, यहाँ पे टेबल में कहीं x2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो आप उसको 0 लिख लोगे। क्या लिखोगे? 0। दो बेसिक वेरिएबल्स लिए थे, एक था हमारा 0x3 और एक था 0x4। तो अगर x3 की वैल्यू हमने यहाँ पे 7 निकाल भी ली, ठीक है, यहाँ पे निकाली थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए, 3x1 प्लस x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4। x1 की वैल्यू 2 आ गई, x2 0 था, 0 प्लस 0, तो आंसर क्या आ गया? 6। दिस इज योर आंसर। कंप्लीट क्वेश्चन, डन। ठीक है, कितने स्टेप्स के अंदर हुआ? एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। ये हमें क्वेश्चन गिवन था, हमने चेक करा कि मैक्सिमाइज का, इसलिए हम आगे बढ़े, मैक्सिमाइज का था, हम आगे बढ़ गए। हमने कॉन्स्टेंट्स में इनइक्वालिटी का साइन चेक करा, यहाँ पे ग्रेटर देन का था, हमने लेस देन में कन्वर्ट करा। लेस देन में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसकी इनइक्वालिटी को हटाना था, इक्वल टू का साइन हमें लेकर आना था। इक्वल टू के साइन लाने के लिए हमने यहाँ पे कोई चीजें ऐड करी। इधर x3 हमने बेसिक वेरिएबल को ऐड किया, यहाँ पे हमने x4 करा, बाकी सारी चीजें हमने 0 0 कर दे क्योंकि हमें सारी चीजें इक्वल चाहिए। z के अंदर भी हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिए
क्लियर हुई बात। फिर हमें टेबल बनानी होती है। सीबी क्या होता है, हमारे कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल जेड के अंदर, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। एक्स भी आपके बेसिक वेरिएबल जो आपने इंट्रोड्यूस करे होते हैं। बी माने कि आपकी आरएचएस, x1 x2 x3 x4 में जो भी आपके इक्वेशन थी उधर से जो भी कोफिशिएंट थे इनके हमने लिख दिए, -1 -2, यहाँ पे भी सेम। उसके बाद जेड किसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके सीबी को पहले x1 से, फिर x2 के एलिमेंट से, फिर x3 x4, ये हमने यहाँ पे दिखाया भी मैंने, आप देख सकते हैं, ये हो गया। फिर सीजे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ जेड, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसके जितने भी कोफिशिएंट है वो आपको यहाँ पे लिखने थे। फिर जेड जे माइनस सीजे करा, यहाँ पर ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, नहीं आएगा तो आपको दोबारा से टेबल बनानी पड़ेगी। फिर आपको चेक करना होता है सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू कौन सी है इनमें से, तो -3 थी, वो आपका एंट्री एलिमेंट होगा। एंट्री एलिमेंट मान ले कि ये जो आपकी कॉलम है x1, ये अब आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे इंट्रोड्यूस होगा, कहाँ पे होगा, वो हमें एग्जिट एलिमेंट से पता चलेगा। उसके लिए मिनिमम रेशियो हमने फाइंड आउट करी। मिनिमम रेशियो के लिए जो आपकी एंट्री एलिमेंट वाली कॉलम थी उसको बी से डिवाइड करा, बी 5 डिवाइडेड बाय -1, 6 डिवाइडेड बाय 3। फिर इनमें से जो पॉजिटिव सबसे कम वैल्यू होगी वो आप लोगे, वो थी आपकी 2, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्ट करता हुआ पॉइंट आपका की पॉइंट बनेगा। और x1 अब आपको रिप्लेस करेगी x4 को, जो कि हमने इस वाले टेबल के अंदर करके दिखाया। ठीक है, फिर सेम स्टेप्स रिपीट करोगे। लास्ट में अगर ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा x3 इज इक्वल टू 7 एंड x1 इज इक्वल टू 2। ये हमने पूरे क्वेश्चन के अंदर करा। फिर आप वैल्यू पुट करोगे और अपने आंसर को फाइंड आउट करोगे। ये था बेसिक क्वेश्चन। क्लियर हुई मेरी बात? एंड दिस इज अबाउट योर सिंप्लेक्स मेथड। अब मैंने आपको कहा था कि मेरे को आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देना है। नाउ इट्स द टाइम कि मैं आपको वो चीज बताऊं। देखिए, मैंने क्वेश्चन सारे एनालाइज करे हैं। क्वेश्चन नंबर द PYQ 25, 24, 23, 22, इनफैक्ट 19 तक भी देखा जाए तो सिंप्लेक्स मेथड से बहुत रेयर चांस है कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिले। बेशक वो किसी बिगर मेथड से हो, कहीं आर्टिफिशियल, कहीं आपको इंट्रोड्यूस करना हो, बहुत सारी चीजें वो नहीं पूछा जाता, बहुत रेयर चांस होता है। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन 23 में भी पूछा गया और एक दो जगह और भी पूछा गया। तो इसलिए मेक श्योर आपको स्टेप्स आते हो। और वो स्टेप्स कब आएंगे, जब आप एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो, सबसे इजीएस्ट को सॉल्व करके देख लो। ये क्वेश्चन सबसे इजी था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 टेबल बनानी आई। ठीक है, 2 टेबल से आपको पता चल गया किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार समझ आ गया, हमारी बात खत्म होगी, हमें पता चल गया कैसे कैसे स्टेप परफॉर्म करते हैं। अब ऐसे 7.5 का क्वेश्चन है तो आप स्टेप परफॉर्म करके दिखा सकते हो, या अपने आप से कोई बेसिक से एग्जांपल लेकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और स्टेप्स को एक्सप्लेन कर दो, तुम्हारे 7.5 तुम्हें मिल जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट वहां पे सॉल्व करके दिखाओ अपने आप से कोई भी वैल्यूज लेकर, तो तुम्हें इजी हो जाएगा कि तुम उसके स्टेप्स एक्सप्लेन कर पाओ, वरना अपने आप स्टेप्स एक्सप्लेन करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज। इसलिए मेरा ये मेन जो मोटिव था इस क्वेश्चन को लेने का वो यही था कि ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ और आपको पूरे मार्क्स मिले। ठीक है, बात रही हर वेराइटी के क्वेश्चन सॉल्व कराना, तो मेरे को उसकी नीड ही नहीं लग रही। ठीक है, एंड बिग एम मेथड एंड ऑल दैट, आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम उन टॉपिक्स पर जिनके पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन मेथड हो गया, असाइनमेंट मेथड हो गया, वो हमेशा पूछे जाते हैं। मैं कह रही हूँ हर PYQ के अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन मेथड मिलेगा, तो क्यों ना हम ज्यादा टाइम उस पर स्पेंड करें, है ना? बात समझ आई मेरी? असाइनमेंट मेथड के क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन मेथड के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए रेदर देन कि हम सिंप्लेक्स मेथड पर अपना दिमाग लगाएं। ठीक है, सो मेक श्योर जो नेक्स्ट वीडियो ट्रांसपोर्टेशन मेथड और असाइनमेंट मेथड की आएगी उसको आप अच्छे तरीके से करें, उसके वैरायटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसको मैं आपको होमवर्क में भी 5-6 क्वेश्चंस दूंगी जिससे कि दिमाग में, हाथ में बिल्कुल बैठ जाए कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि सीधा 15 मार्कर आता है या 7.5 मार्कर। सो मेक श्योर इसको इसके तरीके से प्रिपेयर करो। इसलिए मैंने ये PYQ यहाँ पे लिखा, इस क्वेश्चन को ऐसे प्रिपेयर करो, असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन में अच्छे तरीके से करवाऊंगी। सो कोई टेंशन नहीं है, LPP जो पहली यूनिट है वो आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, पहला जो मैंने अभी बताया असाइनमेंट मेथड और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन मेथड। उसके बाद यूनिट 1 डन। जब तक वो पार्ट आए उससे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से कर लो, सो दैट अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आए तो आप सॉल्व कर पाओ। हमारे पास कहीं से कहीं तक भी हम कोई चांस नहीं दे रहे कि मार्क्स कम आ जाए,
क्लियर हुई मेरी बात? सो आई होप आपको चीजें समझ आई हो। एंड ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ एक तरीके से देखा जाए, और थोड़ा सा आप प्रॉब्लम कर रहे हो। क्या है कि पिछले पार्ट में मैंने ग्राफ वाले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के, बहुत कम स्टूडेंट्स ने वो सॉल्व करे। आई नो आप सभी को बात, बाकी सारी भी आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन स्टिल ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एग्जाम के 2 दिन पहले नहीं होने वाला, किसी भी कीमत पे नहीं होने वाला। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूँ कि साइड बाय साइड आप हर दिन एक टॉपिक कंप्लीट कर लो, सो दैट एग्जाम से पहले सिर्फ एक रिवीजन चाहिए, बिकॉज ये सारे स्टेप्स ना याद करने पड़ेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले। सो मेक श्योर चीजें साइड बाय साइड करो, रिस्पॉन्ड करो, एंड आई एम वेरी श्योर इस बार में बहुत मैंने मन बना लिया है, इफ आई विल बी गेटिंग द रिस्पॉन्ड, ओनली देन रिस्पॉन्स के बेस पर ही आई विल बी पोस्टिंग द नेक्स्ट वीडियो। इस वाली वीडियो पे मेरे को आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, चीजें सॉल्व करोगे, आप ट्राई करोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि समझ आया नहीं आया, तभी मैं नेक्स्ट पार्ट असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन लेकर आऊंगी, अदरवाइज नो। ठीक है, बिकॉज आई वांट दिस टाइम की दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स, सो नहीं इक्वल एफर्ट्स होते देन सो सॉरी, आई विल नॉट बी पुटिंग माय एफर्ट्स। क्लियर? सो मेक श्योर आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, जहां हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, असाइनमेंट मेथड एंड योर ट्रांसपोर्टेशन मेथड। क्लियर? थैंक यू सो मच।